वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी हम लोग जो है साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बेसिस पे होंगे। तो आज से हम लोग जो है साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो हम लोग जो है आज सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो, हमको ऐसी 2 ऑब्जर्वेशन बता दो कि जब हमारा आयरन नेल जो है हम लोग इसको जो है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो क्या इफेक्ट होगा, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब हमारा आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि हमारा आयरन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये कॉपर को उसकी सोल्यूशन के साथ क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट की सोल्यूशन को फॉर्म करेगा और कॉपर को रिलीज़ कर देगा। तो 2 ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देखने को क्या मिली। सबसे पहली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारा जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसका कलर होता है ब्राउन, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें फेरस सल्फेट सोल्यूशन की, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। और आप लोगों के माइंड में एक पॉइंट भी हिट करना चाहिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, कलर चेंज करती हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ग्रीन। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। आपकी कॉपी में प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे तरीके से दिख जाए। सेक्शन ए आप लोगों ने ऊपर डाल दिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, और आंसर के बाद आप लोगों ने फिर एक प्रॉपर मार्जिन दे दिया, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, डिफाइन एल्कलीज एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अल्कलीज को डिफाइन करना है और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना है। तो एन अल्कली इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH आयंस इन वाटर। तो एल्कली क्या है, एल्कली एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग जब जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, OH आयंस को प्रोड्यूस करता है। एल्कली बेसिकली हमारे बेसेस होते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस चेन को यहाँ पर भी लगा देंगे कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेट करें, जिस तरीके से हम लोग वायर को स्ट्रेट करते थे, तो ये हमारी चेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चेन हो जाएगी। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो ये हमारी स्ट्रेट चेन पहले से ही है। थर्ड ऑप्शन को स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, इसको बस सीधा कर देना है। इस चेन को अगर हम लोग सीधा कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये भी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को ब्रांचिंग मिल रही है। ये आप देखिए, CH3 CH CH3 CH2 और CH2 और CH3। तो यहाँ पर जब हम लोगों को ब्रांचिंग मिल गई स्टूडेंट्स इस पोर्शन में, तो ये जो हमारा ऑप्शन डी हो गया, ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है ये स्ट्रेट चेन नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने साथ ब्रांचिंग को कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसके साथ ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इंसिडेंट रे है जो नॉर्मली 90 डिग्री पे हमारे ग्लास स्लैब पे फॉल कर रही है। तो हम लोगों को क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारी ग्लास स्लैब है और इस पे हमारी इंसिडेंट रे, जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट रे है वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो जब ये इंसिडेंट रे जो है 90 डिग्री पे फॉल करेगी
तो ये क्या करेगी, वापस उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और या इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स एट 90 डिग्री देन नो रिफ्रैक्शन अकर्स। जब इंसिडेंट रे जो है स्टूडेंट्स ग्लास स्लैब पे 90 डिग्री पे फॉल करती है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको 2 प्रॉपर्टीज बता दो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की। तो हम लोग बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर। सबसे पहले क्या है, जो भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं हम लोग इनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, हम लोग इसको टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं, कार्स में एज ए रियर व्यू मिरर की तरीके से यूज़ करते हैं, और स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है ये एक ऐसी इमेज को फॉर्म कर रहा है जो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और इसका जो साइज़ है वो लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो हमको ये बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है, हमारी इमेज जो है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। तो हम लोग क्या आंसर में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे ये फिगर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को इंटरनल चॉइस भी गिवन है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस टू ए रे ऑफ लाइट इफ़ इट इज़ इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या होगा अगर हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है हम लोगों को क्या मिले, इंसिडेंट लाइट रे मिले, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है अपने कॉन्वेक्स लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इंसिडेंट लाइट रे को ट्रेवल कराते हैं तो हमारी जो इमेज है ये कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, वर्चुअल बनती है, और बहुत ही डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की इमेज बनती है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड ऑफ डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। और सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी इमेज होगी ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर इज ए मैग्नेट एंड कॉइल। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिया गया है और फिगर में बोल रहा है कि एक मैग्नेट है और एक कॉइल है। मैग्नेट इज फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द कॉइल एंड देन अवे फ्रॉम द कॉइल। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस मैग्नेट को जो है इस कॉइल के पास ले जाया गया और इसको फिर पीछे कर लिया गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर भी हमारा लगा है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर इसका समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली रीडिंग क्या होगी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को एक ऐसा फैक्टर बताना है जिसपे हमारे इंड्यूस्ड करंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती हो। तो हम लोगों को पता है कि इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे कि हमारे जो इंड्यूस्ड करंट की स्ट्रेंथ है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब फ्रॉम वन टर्मिनल टू द बैटरी टू द अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को जो है वर्क जो है 100 जूल दे दिया गया है, चार्ज 5 कूलम्ब दे दिया गया है, हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा कि हम लोगों को W कितना गिवन है, 100 जूल गिवन है, Q आपको कितना गिवन है, 5 कूलम्ब गिवन है। तो यहाँ पे एग्जामिनर इतना देखेगा और आपको हाफ मार्क्स दे देगा। फिर यहाँ पे आप लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है, और W की वैल्यू कितनी 100 है और Q की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 5 20 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो V हमारा कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट्स आ जाएगा।
अब इसकी सेकंड न्यूमेरिकल को अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी ट्रिकी है, इसको आप लोगों को समझना है। तो ए वर्क W इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A इन स्पेस। तो अब एक वर्क किया गया स्टूडेंट्स, तो ये वर्क है हमारा कहाँ से किया गया, इन्फिनिटी से एक पॉइंट A तक की किया गया, जिसको क्या बोला इन्होंने, W बोला। तो हमारा वर्क क्या हो गया, W हो गया। और जब ये वर्क किया गया तो इसको पोटेंशियल कितना दिया गया, द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज गिवन एज V। तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, V था। ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, हम लोगों को Q बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो गिवन हम लोगों को क्या है, वर्क डन W गिवन था, V हम लोगों को V दे दिया गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V है, और Q हम लोगों को फाइंड करना था। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो हमारा Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू W अपॉन V हो जाएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखना था, बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, घुमा के लैंग्वेज में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो ब्रीदिंग होती है ये बहुत ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसकी लैंग्वेज देख लीजिएगा कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्या होता है, ये वाटर से जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ज़्यादा बार क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग करनी पड़ती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इनका ब्रीदिंग का रेट होता है ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज़ बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ लो, सो टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑक्सीजन गैस द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, मेंशन एनी 2 स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 2 स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन बताने हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फूड की। अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आंसर 11 का, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज इन लेंथ। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा प्रॉपर टाइम मिलेगा, और जो हमारा फूड है वो आसानी से क्या होगा, एब्जॉर्ब हो सकेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ये विली क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी स्टूडेंट्स हम लोगों को इंटरनल चॉइस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस। तो मैं आप लोगों को इसका 1 वर्ड में आंसर दे दे रहा हूँ कि हार्बीवोरस में क्या होता है, ये लोग ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। इन हार्बीवोरस द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर एज कम्पेयर टू द कार्निवोरस। बस यही इसका आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मेंशन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इन द इकोसिस्टम। तो हम लोगों को बताना है कि बैक्टीरिया और फंगी का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है। तो हम लोगों को यहीं से पता है स्टूडेंट्स कि हमारा क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरीके से काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इन द इकोसिस्टम इज टू डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो भी डेड और सड़ा हुआ मैटर होता है उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। अब अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन ग्रास प्रोवाइड्स 4000 जूल ऑफ एनर्जी टू द ग्रास हॉपर। तो ग्रास क्या कर रही है, 4000 जूल एनर्जी जो है ग्रास हॉपर को प्रोवाइड कर रही है। अब हम लोगों को क्या बताना है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द स्नेक एंड फ्रॉग। अभी हम लोगों को फूड चेन कौन सी दी गई है, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक की। तो हम लोगों को बताना है कि स्नेक और फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे 10% लॉ लगा देंगे तो हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। अब इस आंसर को आप लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ अगर हम लोग देखें, ग्रास जो है ग्रास हॉपर को 4000 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका 10% सिर्फ बचेगा किसके पास, फ्रॉग के पास।
तो फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी पहुंच जाएगी 400 जूल, और 400 जूल का 10% किसके पास बचेगा, स्नेक के पास बचेगा, तो इसके पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी 40 जूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग के पास 400 जूल और स्नेक के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी 40 जूल। अगर आप लोग इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 95 प्लस मार्क्स लेके आएंगे आप लोग, ठीक है। बस राइटिंग इंप्रूव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड जस्टिफाई इट्स रोल। तो हम लोगों को रेस्पिरेटरी पिगमेंट को सबसे पहले नेम बताना है और उसके बाद फिर उसको जस्टिफाई करना है। तो हम लोगों को पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड, और ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये बेसिकली हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना करके जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो होंगे ये आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेसेस विद वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग जो है स्टूडेंट्स एसिड्स और बेसेस को जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हमारा बीकर क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या बोल रहा है, एसिड्स एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग साल्ट्स एंड वाटर। अब एसिड एंड बेसेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बट आप लोग खुद देखिए, क्या असर्शन और रीज़न के बीच में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में असर्शन में क्या बोल रहा है, द वेस्ट वी जनरेट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो भी वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं वो वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दे रखा गया है, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट यूज जनरेट इज कॉजिंग सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। अब जो भी डिस्पोजल हम लोग कर रहे हैं, इस वेस्ट को जहाँ भी हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और यहाँ पे रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका असर्शन है वो क्या बोल रहा है, वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। कि जो भी वेरिएशन जो है आपके रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है वो आपके आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। जो भी वेरिएशन होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्या कहते हैं, कि आपकी फ्यूचर जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो, ठीक है। सपोज़ करिए कि आप लोग खुद समझिए कि यहाँ पे 4 बीटल हैं। अब एक बीटल में कोई वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट उसकी जनरेशन होगी उसमें ये कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होता रहेगा, वो कैरेक्टर और भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं दे कांट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो है असर्शन फॉल्स है। अब हमारे असर्शन गलत हो गया। अब हम लोग रीज़न को देख लेते हैं। तो दीज वेरिएशंस में लीड टू इंक्रीज्ड सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो भी वेरिएशन होती हैं इनकी वजह से जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सर्वाइव करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ सकती है। मे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। अब इन्होंने मे यूज़ किया है तो इसका मतलब ये 50-50% चांसेस हैं। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की सैम्पल पेपर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग बहुत जल्दी जो है 10K सब्सक्राइबर्स तक की पहुंचने वाले हैं। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।